हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर, अपने इस चैनल पर, जहां हमने शुरू किया है क्रमबद्ध रूप से करंट अफेयर्स को पढ़ना। रोजगार निर्माण जो कि मध्य प्रदेश शासन के जनसंपर्क विभाग का न्यूज़पेपर है, उसे आधार बनाते हुए लगातार हमने उसका जो क्रक्स है, उसका जो निचोड़ है, वह आप सबको उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। आज हम एक और लेक्चर के माध्यम से अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स है, अगस्त महीने के जो रोजगार निर्माण के 4 अंक हैं 31, 32, 33, 34, उनका निचोड़ आप सबके सामने रखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेकर, श्री गणेशाय नमः कहते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए, याद करते हुए आप सबको मैं बता दूं कि हमने एक दिन में केवल एक न्यूज, देखो मैं ढेर सारा कंटेंट चाहूं तो आपको दे सकता हूं, हर महीने एक मोटी सी 100 पेज की प्रिंटेड किताब छापी जा सकती, इतना करंट अफेयर्स है। लेकिन हमें टीचर के रूप में आपको वो कंटेंट उपलब्ध कराना है जो कि एग्जाम में भी आता हो, जिसे आसानी से आप याद भी रख सकें और जो हमारे लिए फायदेमंद हो। मैं आपको कचरा नहीं परोसना चाहता, इसलिए कम से कम चीजें आपके सामने रखता हूं ताकि आप अच्छे से चीजों को याद कर सके। तो जो मैं दे रहा हूं, इसका पीडीएफ नोट्स भी हम खुद उपलब्ध करा रहे हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 बार बस रिकॉल कर लें ताकि आप आसानी से इसे कवर कर पाए और जल्दी जल्दी अपना जो अब क्योंकि हम 50 दिन की रेंज में आ चुके हैं एग्जाम की, तो टेस्ट पेपर जरूर लगाएं, रोजाना एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें, 2 काम जरूर करने आप सबको। चलिए अब मूल विषय पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। ध्यान से सुनना इस न्यूज को, यहाँ 2 नए शब्द मिलेंगे। क्या मामला था, सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रही है, ये समझाता हूं पहले। सुप्रीम कोर्ट ने एक छात्रा की आत्महत्या पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की आत्महत्या को देश में शिक्षा व्यवस्था का संस्थागत विफलता बताया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने आंध्र प्रदेश की 17 वर्षीय नीट छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सुनवाई करते हुए टिप्पणी की। अब यहां देखना वो क्या कह रहे हैं, उससे 2 बातें हमारे काम की निकलेगी। पीठ ने देश भर के शिक्षण संस्थानों की दिशा निर्देश जारी किए। सभी शिक्षण संस्थानों को उम्मीद और मनोदर्पण। अब देखो ये बहुत शानदार आपको 2 चीजें मिल गई यहां से। ये जो मैंने अभी यहाँ स्टार लगा देता हूं, 2 शब्द बोले हैं, उम्मीद। उम्मीद और मनोदर्पण क्या है, या केवल आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मनोदर्पण क्या है। तीसरा शब्द भी है, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति। आप लोग तीसरा बात बताएंगे, 2 मैं समझा रहा हूं। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति कब आई, किसने जारी की, आपको बताना है। उम्मीद क्या है और मनोदर्पण क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। उम्मीद एक ऑनलाइन पोर्टल है जिससे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ऑनलाइन काउंसलिंग मिलती है, ऑनलाइन सहायता मिलती है। शिक्षा संस्थानों से संबंधित बच्चे और उनके माता पिता दोनों इससे जुड़ सकते हैं। तो उम्मीद क्या है, एक पोर्टल है। मनोदर्पण क्या है, एक एडवाइजरी है जो कि ऑनलाइन भी है, याद रखना ऑनलाइन भी है। ये असली में ये दोनों के दोनों एक नवाचार है। जैसे बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वो अपने पढ़ाई के दौरान अनेक विफलताओं या किसी भी प्रकार की विफलता या मार्ग से भटकाव के कारण सैड हो जाते हैं, आत्महत्या जैसे नकारात्मक कार्यों को करते हैं। इसको रोकने के लिए भारत सरकार के 2 प्रयास हैं और उसमें एक है उम्मीद और एक है मनोदर्पण। दोनों को बहुत अच्छे से रेड करके रखना है और दोनों के दोनों डिजिटल रूप में है। उम्मीद में तो आप फोन पर भी बात कर सकते हैं, इतनी सुविधा भी आपको दी गई है। यहाँ एक निशुल्क ऑनलाइन नंबर दिया जाता है और आपको आपके प्रश्न, उनके जवाब, बहुत कुछ गाइडलाइन, आपको बहुत सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध होती है। हमारे बच्चों को तो इन सब चीजों की जानकारी तक नहीं पहुंचती है। आपको ये रेड करके रखना है क्योंकि हमारी एग्जाम के हिसाब से बहुत काम के हैं। उन बच्चों को जो डिप्रेस हो रहे हैं उन्हें काम में आए नहीं आए, आपको काम में आना चाहिए जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। याद रखना है ये
ये जो आगे की बात है इसको मैं पढ़ करके अपना टाइम और बहुत सारी बातें यहाँ पे आपके दिमाग में गड़बड़ नहीं करना चाहूंगा, इसी को इतना ही काम का है, इतना ही ध्यान रखें। मध्य प्रदेश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। भाई आप सबको पता है कि एमबीबीएस या मेडिकल की जितनी भी पढ़ाई है वो सब इंग्लिश में होती है। एलोपैथी जो है वो ऑटोमेटिक हिंदी भाषा पर डिपेंड नहीं है, वो अंग्रेजी शब्दकोश के माध्यम से होती है। अभी कुछ समय पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की थी कि भाई हम हिंदी में भी लाएंगे, और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर से हो रही है। ध्यान से सुनना न्यूज को। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी ने चिकित्सा शिक्षा को मातृभाषा हिंदी में प्रदान करने के उपलब्ध कराने के दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है। जबलपुर में देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। इसकी शुरुआत अगले सेशन, अगला जो शैक्षणिक सत्र होगा 2027-28 तब से होगी। हिंदी भाषा में आपका कॉलेज होगा, हिंदी में कोर्स होगा। यहाँ 50 एमबीबीएस की सीटें रहेंगी और इसे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में, हमारे मध्य प्रदेश में अभी 51 जो कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस है उनकी रेंज में एक और कॉलेज बन करके तैयार होगा, जबलपुर में होगा। और इसकी यूनिवर्सिटी होगी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय। क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के जबलपुर के ये अधीन रह करके एक अपने आप में एक नए स्वतंत्र कॉलेज के रूप में काम करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आपके एग्जाम में प्रश्न इतना ही आएगा कि हिंदी भाषा में मेडिकल की शिक्षा शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मेडिकल की शिक्षा की शुरुआत मध्य प्रदेश में किस जिले से हुई है, किस कॉलेज से हो रही है? रट करके रखना है। जबलपुर में, जबलपुर से इसकी शुरुआत हो रही है। नाम है हिंदी मेडिकल कॉलेज, याद रखना जबलपुर। आंध्र प्रदेश में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। कौन बना रहा है भैया? बहुत काम की न्यूज है। गूगल। आप सब लोग बिना गूगल के एक मिनट नहीं जी सकते अगर स्टूडेंट सही हो तो। गूगल कंपनी आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। इसकी घोषणा की जा चुकी है और इसकी तैयारियां गूगल ने अपने स्तर पर कर दी है, निवेश भी कर दिया है, सब कुछ हो चुका है। आपके काम की इतनी ही बात है, आगे डीप में जाकर के कि कितने रुपए खर्चा करेगी, कितने लोगों को रोजगार होगा, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। अगले पॉइंट पर आते हैं। यूनेस्को की अति संकटग्रस्त 197 भारतीय भाषाओं की सूची में शामिल भूमिज भाषा के विलुप्त होने की आशंका थी। ये तो न्यूज है, लेकिन अब नीचे यहां से ट्विस्ट आता है। लेकिन 2018 से भूमिज समाज के लोगों ने अपनी भाषा को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। 50,000 से ज्यादा लोगों ने इसको सीखा और इस कारण से अनेक विश्वविद्यालय, कहाँ चलती है, कहाँ बोली जाती है ये भूमिज भाषा? भूमिज भाषा पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में बोली जाती है। आप पश्चिम बंगाल ही याद रख ले, टोटल अब पूरी बात याद रख लो। यूनेस्को की अति संकटग्रस्त भाषाओं की सूची में भारत की कितनी भाषाएं शामिल हैं? 197 भाषाएं शामिल हैं। वर्तमान में किस भाषा को वहां से हटा दिया गया है? भूमिज भाषा जो कि 2018 में इसमें शामिल की गई थी, उसे 2025 में इससे हटा दिया गया है, क्योंकि अब 50,000 से अधिक लोगों ने इसे सीख कर, भूमिज भाषा को सीख कर अपनी भाषा विलुप्त होने से बचा लिया है। उन्होंने सबसे पहले वेस्ट बंगाल आदिवासी भूमिज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया और उसकी माध्यम से 70 स्कूलों में इसको बोला जाने लगा। इसके माध्यम से इसको बढ़ावा दिया गया ताकि इस भाषा को बचाया जा सके। आज ये भाषा सुरक्षित है क्योंकि 50,000 से अधिक लोग इसको बोलते हैं, 4 जिले इस भाषा को बोलते हैं और लगभग 70 से ज्यादा स्कूल इस भाषा को बोलने लगे हैं। इसलिए अब ये आउट ऑफ डेंजर है, याद रखिएगा आप सब लोग। देश की पहली हाइड्रोजन कोच का सफल परीक्षण किया गया। कहां किया गया, किसने किया? भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली जो रेल है उसका, उसके इंजन का, उसके कोच का परीक्षण कर लिया है। रट करके रखना, नया मुकाम हासिल किया। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली कोच
का सफल परीक्षण किया। कहाँ किया गया, याद रखना, चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इसका परीक्षण किया गया है। ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होगी। भारत के ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करेगी जैसे ही ये चालू होगी। आपको याद रखना है हाइड्रोजन सबसे ज्यादा सुरक्षित ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसके जलने पर पानी बचता है और कुछ भी नहीं बचता। मतलब जब भी आप कुछ और ईंधन जलाएंगे तो कुछ न कुछ कार्बन पदार्थ बचता है, लेकिन हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसके जलाने पर केवल पानी बचता है और कुछ नहीं बचता। सबसे सेफ, अगर सबसे सुरक्षित कोई ईंधन है तो वो हाइड्रोजन है। और ये प्रश्न जो अभी मैंने बोला है, ये अभी सेट के पेपर में पूछा गया था। जिन लोगों ने पेपर दिया होगा उनको समझ आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हर्षिका जैन रोमानियाई फुटबॉल लीग में खेलने वाली पहली भारतीय महिला होगी। देखो, भारत में फुटबॉल का बहुत ज्यादा क्रेज नहीं है, लड़कियों में तो और ज्यादा नहीं है पुरुषों में तो फिर भी देखने को मिलता है, लड़कियों में बिल्कुल कम है। भारत की पहली महिला अगर यूरोप के किसी क्लब के साथ, या क्लब ने उसको अपने साथ ज्वाइंट करके उसे इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका दिया है, तो उस लड़की का नाम याद रखना हर्षिका जैन। किस खेल से संबंधित है ये प्रश्न, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोमानियाई फुटबॉल लीग में खेलने वाली भारत की पहली महिला बन रही हैं। भारत की 22 वर्षीय युवा फुटबॉलर हर्षिका जैन अब यूरोपीय फुटबॉल में खेलती हुई नजर आएंगी। हर्षिका रोमानियाई के शीर्ष फुटबॉल क्लब CS एथलेटिक्स ओलंपिया घरेलू घेरला के साथ अनुबंध किया है और अब ये उनकी टीम के साथ शामिल होकर के खेलेगी। याद रखना, भारत की जो सेना है उसको अब हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, उसकी क्षमता को, उसकी क्वांटिटी को, सब कुछ बढ़ा रहे हैं। अब हमने उसमें 3 नए ब्रिगेड शामिल करने हैं, उनके नाम रट करके रखना। शामिल होंगे 3 नए ब्रिगेड, कहां पर, भारतीय सेना में। भारतीय सेना में 3 नए ब्रिगेड शामिल होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये फैसला लिया गया है कि 3 क्विक रिएक्शन देने वाले फोर्स हमारे पास होने चाहिए, उसके तहत 3 ब्रिगेड बनाए जा रहे हैं। तीनों के नाम याद रख लेना। उन सेना, हमारे जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा कि रुद्र ऑल अलार्म्स ब्रिगेड, भैरव लाइट कम्बैट बटालियन और शक्ति बाण आर्टिलरी रेजिमेंट बनाई जाएगी। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। रुद्र मतलब हमारे शंकर भगवान, भैरव मतलब कि उनके आसपास, उनके मंदिर के बाहर बैठने वाले भैरू बाबा, और उनने चला दी है शक्ति बाण। ये 3 ब्रिगेडियर हमारे सेना में बनाए जा रहे हैं, रट करके रखना है एक एक स्टूडेंट को। ये 3 नए ब्रिगेड हमारी सेना के नए ब्रिगेड होंगे। न्यूज थी, अमरकंटक ने विद्युत उत्पादन का बनाया रिकॉर्ड। मैं जब पिछले साल के न्यूज जो एग्जाम पेपर्स हुए हैं एमपीपीएससी ने लिए हैं वो पढ़ रहा था, एक भी ऐसा पेपर नहीं था जहां विद्युत उत्पादन करने वाले संयंत्रों के नाम ना हो, और अमरकंटक तो 5 बार रिपीट हुआ था। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र के बारे में एक न्यूज छपी थी कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की जो 5वीं यूनिट है उसने लगातार 306 दिन तक 210 मेगावाट उत्पादन करके, मतलब बीच में इनको रोकना पड़ता है, हर 15-20 दिन, महीने, 2-4 महीने में एक बार उसको रोका जाता है यूनिट को, उसकी साफ सफाई करके सब काम किया जाता है, फिर से उसको रिफ्रेश किया जाता है। इस 4th यूनिट ने 306 दिन लगातार चल करके, ये लगातार बिजली पैदा करके रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भारत की, मध्य प्रदेश की नहीं, भारत के लिए सबसे बड़ी बात हुई कि ऐसा कोई यूनिट है जो लगातार चलते जा रहा है। यह न्यूज में साफ साफ लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र कहां पर है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर जिले के चचाई नाम के स्थान पर है, याद रखना। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसकी टोटल विद्युत क्षमता कितनी है। मैं बता रहा हूं, 5वीं यूनिट जो है उसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 210 मेगावाट है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये कब स्थापित हुआ और इसकी टोटल क्षमता कितनी है, रट करके रखना है हमें। अगले में एक व्यक्ति का नाम आपके सामने रख रहा हूं, मेघनाथ देसाई। मुझे लगता है अर्थशास्त्र जिसने थोड़ा डीप में पढ़ा होगा उसने इन व्यक्ति का नाम जरूर पढ़ा होगा। मेघनाथ देसाई भारत में नहीं रहते हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ब्रिटेन में सांसद भी थे ये।
तो ब्रिटेन में रहने वाले लेकिन भारतीय मूल के हैं। कहाँ के हैं? भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक हैं, अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई का अब निधन हो गया, जो ब्रिटेन में सांसद की पोस्ट पर थे। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ये सदस्य थे, याद रखना। अर्थशास्त्री ब्रिटेन की संसद के ऊपरी सदन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको तो यही याद रखना है कि मेघनाथ देसाई का संबंध किस विधा से है, ये रट करके रखा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। आपको इनके काम के ऊपर नहीं जाना है, मेन बेसिक बात है कि अब मेघनाथ देसाई थे कौन? अर्थशास्त्री थे। आपको ये रट करके रखना है, भारतीय मूल के थे। सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग नाम है उनका, उन्होंने रोंगपो में पहले अम्मा सम्मेलन दिवस, अम्मा सम्मान दिवस, ये शब्द रट करके रखना, अम्मा सम्मान दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूज ये है ही नहीं, जबकि अम्मा सम्मान जो है उसका आयोजन कहाँ हुआ? तो अम्मा सम्मान जो है उसका आयोजन सिक्किम में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो काम हो रहा है वो बहुत अलग है। सिक्किम में काम हो रहा है, आपने अभी तक सुना होगा गांव न्यायालय, है ना, जिला न्यायालय, यहाँ स्थापित हुआ नया प्रकार का न्यायालय जिसका नाम है नारी अदालत। क्या नाम है? नारी अदालत। महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध होते हैं, महिलाओं से संबंधित अपराध या घरेलू अपराधों के संरक्षण के लिए या से उनके संरक्षण के लिए एक समुदाय आधारित मंच के रूप में स्थापित किया गया एक अदालत है जिसका नाम नारी अदालत रखा गया। इसका उद्देश्य है विशेष रूप से सिक्किम के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में सुलभ और अनौपचारिक रूप से न्याय प्रदान करना। नारी अदालत का मुख्य उद्देश्य एक सहायक भय मुक्त वातावरण प्रदान करना। यहाँ विवादों का स्थानीय स्तर पर समाधान किया जा सकता है। पारिवारिक मतभेद, घरेलू हिंसा या वैवाहिक मामले, इन सब की सुनवाई अब नारी न्यायालय में की जाएगी। रट करके रखना, नारी न्यायालय नामक नए न्यायालयों की स्थापना या न्यायालयों की एक नई वैरायटी की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। उसके मुख्यमंत्री का नाम याद रखना, प्रेम सिंह तमांग। इस स्टूडेंट सीरीज में मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति सचिन तेंदुलकर को नहीं जानता होगा, हर व्यक्ति जानता है। आपको उनकी बेटी का नाम भी याद रखना है, क्योंकि उनके नाम से ऑस्ट्रेलिया में, भारत में नहीं, भारत में तो अब इनकी जानकारी ज्यादा नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जो पर्यटन विभाग है उसने सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सारा तेंदुलकर ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर बनी। भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने नए पर्यटन कैंपेन कम एंड से गुड डे या कम एंड से गुड डे के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह कैंपेन करीब 130 मिलियन डॉलर की लागत से चलाया गया, जिसका उद्देश्य है दुनिया भर के लोगों को ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए प्रोत्साहित करना। इसमें एक कंगारू भी, उन्होंने कंगारू मस्कट है जिसका नाम रूबी द रू है, रूबी द रू है, उसके माध्यम से भी लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आमंत्रित किया है कि आप हमारे यहाँ घूमने आओ। बहुत काम की न्यूज है। सारा तेंदुलकर का नाम आप सब लोग जानते हैं, महान क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन विभाग ने अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। रट करके रखना है आपको। और अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारे देश में अच्छे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है, इसीलिए शायद ये देश इस स्तर पर है कि आज भी यहाँ मानवता उससे ज्यादा, उतनी ज्यादा मात्रा में जीवित है जितनी मात्रा में दुष्कर्म या पाप जीवित है। मैं ऐसे ही एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, एक डॉक्टर हैं केरल राज्य के, जिनका नाम 2 रुपए वाले डॉक्टर रहा। 2 रुपए वाले डॉक्टर, क्या है इनका पूरा नाम? असली में नाम पूरा रटने में दिक्कत होगी क्योंकि केरल का नाम है, लेकिन आप नाम याद रख सकते हैं, गोपाल। इनका पूरा नाम है ए के रारू गोपाल। ए के रारू गोपाल ये एक डॉक्टर थे। लगभग 50 साल तक इन्होंने लोगों का इलाज किया और ये फीस लेते थे 2 रुपए। तो 2 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से फेमस, भारत के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टरों में से एक, केरल के प्रसिद्ध अलग अलग वैरायटी की इन्होंने ख्यातियां प्राप्त की हैं।
इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, आपको नाम रट के रखना है। केरल में गरीबों के लिए सस्ती इलाज या सुविधा देने वाले 2 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से मशहूर A.K. रारू गोपाल, 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया इनका। रट करके रखना है कहाँ के हैं, कौन है, क्योंकि अभी कोई ना कोई पुरस्कार मिल जाएगा, वहां आपको इनका नाम जरूर रटना पड़ेगा, इनसे बारे में फैक्ट याद होने चाहिए। और अगली न्यूज पर आते हैं। हमारा गौरव है प्रदेश के खिलाड़ी, ये क्या न्यूज थी? देखो, हमारे मध्य प्रदेश में भारत में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का आयोजन होता है श्रीनगर कश्मीर में। कहां होता है? श्रीनगर कश्मीर में खेलो इंडिया जल महोत्सव 2025 का आयोजन कहां हुआ था? श्रीनगर कश्मीर में। वहां मध्य प्रदेश के 3 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते। तीनों के नाम रट करके रखने हैं। मध्य प्रदेश की खिलाड़ी सुश्री डाली वैष्णोई, नाम क्या है? डाली ने गोल्ड जीता है, पहला नाम याद रखना। डाली वैष्णोई ने काइकिंग स्पर्धा में K1 500 मीटर महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इसी स्पर्धा में K2 जो स्पर्धा थी उसमें निहारिका सिंह और चंद्रकला, तो 3 नाम आपको याद रखने हैं, डॉली, निहारिका और चंद्रकला। निहारिका और चंद्रकला, इन 3 खिलाड़ियों के नाम याद रख लो, क्योंकि तीनों ने कश्मीर में जाकर के केनोइंग खेल प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया और गोल्ड पदक जीता है। रट करके रखना, नाम पूछे जा सकते हैं। आप सबको बताया कि 2027 में जनगणना होनी है, जिसकी शुरुआत 2026 में हो चुकी है। तो अब जनगणना होगी तो जनगणना का एक अधिकारी भी होगा जिसे जनगणना निर्देशक कहा जाएगा। आप सबको रट करके रखना है। मध्य प्रदेश में जनगणना निर्देशक किसे बनाया गया है? सूफिया फारूक वली, ये आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश केडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी IAS सूफिया फारूक वली को जनगणना कार्य निर्देशक मध्य प्रदेश के रूप में नियुक्त किया है। ये 2009 बैच की IAS अधिकारी है। रट करके रखना, मध्य प्रदेश की नई जनगणना निर्देशक कौन है? महिला, वो है सूफिया फारूक वली। नाम बहुत अच्छे से रट करके रखना, पूछे जा सकते हैं ऐसे प्रश्न। आप सबको एक और नाम याद रखना है, डॉक्टर केशव राव सदाशिव राव शास्त्री। क्या नाम है? केशव राव सदाशिव शास्त्री। ये कौन है? भारत में एक बहुत अच्छा पुरस्कार मिलता है, महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान। भारत की सरकार नहीं देती, मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग देता है। मध्य प्रदेश शासन के सांस्कृतिक विभाग ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले शिक्षाविद डॉक्टर केशव राव सदाशिवराव शास्त्री को महर्षि वेदव्यास राष्ट्रीय सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया है। आपको सबको इनका नाम रट करके रखना है। बहुत सारे क्षेत्रों में इन्होंने काम किया है। आपको इनके काम पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि एक काम होता तो केशव राव सदाशिव शास्त्री, केशव राव सदाशिवराव शास्त्री इनका पूरा नाम है। कैसे? तो कैसे शास्त्री जी को दे दिया है वेद व्यास, तो वेद पढ़ने वाले तो शास्त्री होते हैं, ये तो हमें रटा हुआ रहता है। तो आप केवल ये याद रख लो, कैसे शास्त्री को दे दिया, के से शास्त्री, के से शास्त्री, केशवराव सदाशिवराव शास्त्री, ऐसे रटा जाएगा ये नाम। और अगली न्यूज पर चलते हैं। पूंजीगत व्यय में मध्य प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन। देखो, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, ये सब मैंने आपको जब बजट पढ़ाया था ऑनलाइन यूट्यूब पर तब भी बताया था, क्लास में भी बताया था, बार बार बताता हूं। मध्य प्रदेश ने इसमें पूंजीगत व्यय में भारत में 3रा स्थान हासिल कर लिया है। ये आपको रट करके रखना है। MPPSC 2024 के पेपर में पूंजीगत व्यय से एक प्रश्न भी था। अभी आगे जब मैं फैक्ट बताऊंगा तो इससे रिलेटेड 3 फैक्ट और बता दूंगा, ताकि ऐसे प्रश्न अगर आ जाए तो आपको याद रहे। अगली न्यूज पर आ रहा हूं। गीतांजलि श्री एक महिला का नाम है, जिनको अपनी किताब के लिए, गीतांजलि श्री की किताब को पेन ट्रांसलेट पुरस्कार मिला है। ये पेन ट्रांसलेट पुरस्कार क्या होता है?
अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता हैं गीतांजलि श्री, नाम रट करके रखना, बहुत काम का, इनकी 2 किताबें बता रहा हूं वो भी रट करके रखना। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री को उनकी किताब वंस एलिफेंट्स विल्ड हियर, ये नाम थोड़ा सा टफ जरूर है लेकिन रटना है हमको, के लिए पेन ट्रांसलेट अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। लंदन स्थित मानवाधिकार संगठन इंग्लिश पेन ने यह जानकारी दी है। इंग्लिश पेन ने बताया कि उसके पेन ट्रांसलेट अवार्ड के लिए दुनिया के 11 क्षेत्रों की 13 भाषाओं में रची गई किताबों को चुना गया था, जिसमें सबसे पहला नंबर जो है वो गीतांजलि श्री की किताब को मिला, इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। रट करके रखना है आप लोगों को। अगली न्यूज पर आते हैं। हमारे यहाँ ब्रिक्स सम्मेलन के एक हमारा जो 6ठी यूनिट है उसमें ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। आपको याद रखना है ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ, उसके अंदर क्या क्या बातें हुई। ये जो एक सामने न्यूज है ये 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की है। तो ब्रिक्स सम्मेलन जो है वो कौन से नंबर का हुआ? 17वां हुआ। कब हुआ? 2025 में हुआ। फिर कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। रियो डी जेनेरो में हुआ। बाकी की बातें आपको उस टॉपिक के पढ़ते समय ये बताई जाएगी। अभी यहाँ से बस इतना ही याद रख लो आप, ये प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ बोल रहे थे और तभी की ये फोटो है, तभी की ये न्यूज है, रट करके रखना। भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जारी कर दी है। राष्ट्रीय खेल नीति कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में बनाई गई। इससे पहले हम 2005 वाली खेल नीति का पालन करते थे। उससे पहले 2001 वाली नीति थी, असली में 2001 की नीति थी जिसमें 5 में संशोधन हुआ था, तो पुरानी नीति 2001 की थी, रट करके रखना। अभी वर्तमान में नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 आ चुकी है। क्योंकि थ्योरेटिकल बातें हमें नहीं रटनी, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि इसमें 5 स्तंभों की बात की गई है। कितने स्तंभों की बात की गई? एक फैक्ट बता रहा हूं बस, 5 स्तंभों पर आधारित नई खेल नीति है। ये आपको एक फैक्ट रट करके रख लेना अपने दिमाग में। 5 स्तंभ कौन से, इनको रटने की जरूरत नहीं, मेंस के टाइम पर रटेंगे, अभी इतना ही याद कर लो। और अगली न्यूज पर आते हैं। मध्य प्रदेश फूलों के उत्पादन में अग्रणी राज्य बन गया है, ये हमें याद रखना है। ये जो वन लिखा हुआ है ना, ये वन प्रेजेंट करता है मध्य प्रदेश को फूल उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त होने की स्थिति को। इस न्यूज को मैं थोड़ा डीप में बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं न्यूज को थोड़ा सा शॉर्ट में, और जहां मैंने बोला था कि उसे आगे बताऊंगा उसे डीप में पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहली न्यूज है हिंदी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में पूरे भारत का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है, जिसमें 50 एमबीबीएस की सीट होगी, जो 2017, 27, 28 से शुरू होगा। यह एक आवासीय कॉलेज होगा जिसे कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज से संबद्ध होगा। एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर विशाखापट्टनम में गूगल नाम की कंपनी खुलने जा रही है, जिसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन के कोच का परीक्षण किया जा चुका है चेन्नई में। याद रखना, सबको ये रटा हुआ होना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। फूलों के उत्पादन में रिकॉर्ड, अभी ये न्यूज थी उसका आप डिटेल दे रहा हूं। मध्य प्रदेश 2024-25 में 5,12,000 टन फूल उत्पादन के साथ अग्रणी राज्य की ओर बढ़ चुका है। प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादन गेंदे के फूल का होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर गुलाब और तीसरे नंबर पर सेवंती का आता है। 3 फूलों के नाम याद रख लो, पहला सबसे ज्यादा गेंदा, दूसरे नंबर पर गुलाब और तीसरे नंबर पर सेवंती। हम इस न्यूज में से एक और पॉइंट छांट लें। गुना जिले के गुलाब अब जयपुर में बिकते हैं। दिल्ली के आसपास जो है पेरिस और लंदन तक इन गुलाबों को भेजा जाता है। भारत में सर्वाधिक गुलाब जो है वो मध्य प्रदेश में पैदा होते हैं। और गुलाब अगर मध्य प्रदेश में भी सर्वाधिक पैदा कहाँ होते हैं तो गुना जिले का नाम है निर्यात में। मैं केवल निर्यात के लिए ये पॉइंट बोल रहा हूँ, रट करके रखना। विद्युत उत्पादन में भी हमने रिकॉर्ड बनाया है। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो कि चचाई जिला अनूपपुर में है, 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट नंबर 5 ने लगातार 306 दिन तक काम करके नया रिकॉर्ड पैदा किया।
बनाया। इससे पहले सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो कि सारणी बैतूल में है, उसने उसकी यूनिट नंबर 10 ने 305 दिन तक लगातार काम करके रिकॉर्ड बनाया था। अब उसे तोड़ करके 306 दिन काम करने का रिकॉर्ड है। भारतीय सेना में 3 नए ब्रिगेड बनाए जा रहे हैं, एक का नाम भैरव है, एक का नाम रुद्र है और एक का नाम शक्ति बाण है। तीनों के तीनों नाम रट करके रखने आपको। गीतांजलि श्री की बात कर ली मैंने, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता। इनकी किताब का नाम है वंस एलिफेंट। क्या नाम है? वंस एलिफेंट विल्ड हियर। ये इनकी किताब है जिनको पेन ट्रांसलेट अवार्ड प्राप्त हुआ है। भूमिज भाषा आपको रटी हुई है जो कि पश्चिम बंगाल के 4 जिलों में बोली जाती है। पहले लुप्तप्राय भाषा की श्रेणी में थी, अब उसे हटाया गया है वहां से, क्योंकि इसको जोर शोर से इनकी जो समाज के लोग हैं, भूमिज समाज के लोगों ने इसको जोर शोर करके बढ़ावा दिया। रोमानियाई फुटबॉल लीग की जो सदस्य है हर्षिका जैन, अब रोमानियाई फुटबॉल खेल की सदस्य बन चुकी है। भारत में वैसे ही महिलाएं फुटबॉल कम खेलती हैं, ये पहली महिला जो यूरोप में जाकर के फुटबॉल खेलेगी। मध्य प्रदेश की नई जनगणना निर्देशक मिल चुकी है मध्य प्रदेश को, एक आईएएस अधिकारी जो कि 2009 आईएएस बैच की है, सूफिया फारूक वली, उन्हें मध्य प्रदेश की नई जनगणना निर्देशक नियुक्त किया गया। नाम रट करके रखना आप सब लोग। डॉक्टर केशव राव सदाशिव राव शास्त्री, इन्हें वेद व्यास सम्मान मिला है, ये भी आपको रटना है। वेद व्यास सम्मान मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग देता है, ये दूसरी बात रट करके रखनी है। सारा तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर की बेटी है, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एक कैंपेन चलाया गया ऑस्ट्रेलिया में जिसका नाम है कम एंड से गुड डे। इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर इनको नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया जल महोत्सव 2025 का आयोजन श्रीनगर कश्मीर में किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश की 3 लड़कियों ने गोल्ड स्वर्ण पदक जीता है। तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, डॉली, निहारिका और तीसरी वाली का नाम चंद्रकला है। तीनों की तीनों जो है चंद्रकला, तीनों की तीनों काइकिंग कैनोइंग खेल खेलती है और इसी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, रटा हुआ होना चाहिए। मेघनाथ देसाई जो कि भारतीय मूल के हैं लेकिन अर्थशास्त्री हैं, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स या उच्च सदन के ये सांसद थे जिनका अभी निधन हो गया। भारत में 2 रुपए के डॉक्टर, 2 रुपए वाले डॉक्टर के नाम से प्रसिद्ध भारत के बहुत बड़े डॉक्टर जो कि 2 रुपए में मरीजों का इलाज करते थे। 50 साल तक इन्होंने गरीबों का 2 रुपए में इलाज किया। इनका वर्तमान में निधन हो गया, केरल के थे। मध्य प्रदेश पूंजीगत व्यय में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। 2025-26 की पहली तिमाही में मध्य प्रदेश पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने वाला देश में प्रथम 3 राज्यों में शामिल हो गया है। गुजरात सबसे पहले नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर और अब मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है पूंजीगत व्यय में वृद्धि करने के मामले में। ये रट करके रखना। 1-2 पॉइंट और यहां से रट लो। मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2011-12 में 38,000 रुपए थी, जो 23-24 में बढ़कर के 67,000 मतलब 2 गुनी हो गई। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है। प्रदेश की औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.8% है, जो महाराष्ट्र और हरियाणा से भी अधिक है। ये हमें याद रखना है खूब अच्छे से। औसत वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक वृद्धि दर की बात कर रहे हैं, वृद्धि दर की बात नहीं कर रहे हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं। सिक्किम जो है एक अकेला अनोखा राज्य बना, जहां पर नारी अदालत नाम की एक नई अदालत शुरू की गई जो घरेलू हिंसा, विवाह, पारिवारिक मतभेद ऐसे मामलों का निपटान करेगी। इसमें जज महिला होंगी, वकील भी महिलाएं होंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज हैं उसमें, लेकिन उनके डीप में मत जाओ। आपके हिसाब से काम की बात एक ही है कि नारी अदालत की शुरुआत भारत के किस राज्य में की गई है? तो इसकी शुरुआत सिक्किम में की गई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, याद रखना, रटा हुआ होना चाहिए सारा। आज हमने अगस्त महीने का जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट किया। आशा करता हूं कि आप सब इसे अच्छे ढंग से व्यवस्थित रूप से तैयार करके रट लेंगे। 2-3 बार इस वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्पीड में देखें, नोट्स में पीडीएफ के रूप में लिखकर आपको दे ही रहा हूं। साथ में हमने जो 1000 क्वेश्चन वाले एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए उनको रोज लगाएं, उनसे प्रैक्टिस करें ताकि एग्जाम तक आप फुल प्रूफ हो जाएं। नेगेटिव मार्किंग है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना जरूरी है मेरे साथियों, उसे रोज रोज करें। चलिए अब मैं विदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।